जय हिंद प्यारे साथियों। जेनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज फिर से हम हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद हमारा रीजनिंग चलेगा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो इससे देखो आपका खुद का टेस्ट भी होता रहेगा। तो आपको ईमानदारी से बताना है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, आपको अपना खुद का टेस्ट एक तरीके से समझो आपका टेस्ट है। पहली कंडीशन, आपको किसी तरीके कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि चीटिंग करके आप यहाँ पर पूरे पूरे ठीक कर दोगे, आपको 1 रुपये इनाम नहीं देने वाला मैं। और पूरे पूरे गलत कर दोगे, आपकी मैं 1% बुराई नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप पढ़ो। तो यहाँ पर द बेस्ट रहेगा। यदि आप अपने आप में कुछ बदलाव चाहते हो, आप बेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपना रियल आंसर दें। यहाँ पर आप किसी तरीके कोई फैकोलॉजी ना कह रहे हैं, ठीक है ना, कि चलो चीटिंग करके दे रहे हो आंसर। यदि आप यहाँ पर चीटिंग करके दे रहे हो ना, तो ये समझो आप अपना जो जेरफ का स्कोर है उसके नीचे क्यों डिक्रीज कर रहे हो, आप डिस्टेंस बना रहे हो जेरफ से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर 100% ईमानदारी से आंसर देना है, बस केवल मैं यही चाहूँगा। तो शिक्षा के विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय क्या है। नई तकनीकी जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतः बदल दिया। शिक्षा में तकनीकी की रोकथाम, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग, अपचलित तकनीक। शिक्षा के विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय क्या है। नई तकनीक जिसने शैक्षिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतः बदल दिया। शिक्षा में तकनीक की रोकथाम, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग या अपचलित तकनीक। ये टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको यहाँ पर सही आंसर देने की कोशिश करनी है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, शिक्षा में विघटनकारी तकनीकी का मतलब क्या होता है कि नई तकनीकें जिसने शैक्षणिक प्रक्रियाओं की चीज़ों को पूर्णतः बदल दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। अभिकथन ये है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा की। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में जो मातृभाषा है उसके उपयोग की अनुशंसा की, मातृभाषा के उपयोग के लिए कहा। अब आपको बताना है कि दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। आपको खुद को यहाँ पर रियल वाला फीडबैक देना है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है ना। देखो, इस टाइप की यदि क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं ना, आपको सपोज दैट ऐसा कोई क्वेश्चन आया पेपर में और वो आपको आ नहीं रहा, तो वहाँ पर 2 कंडीशन आपके पास जहाँ पर आंसर के ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या तो दोनों सही या दोनों गलत। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ज़्यादातर ये 2 ऑप्शन ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या दोनों ठीक या दोनों गलत। ठीक है, इन दोनों में 50-50% होता है। बाकी यदि क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया तो हो सकता है ये दोनों भी ठीक हो जाएं, लेकिन इन 4 ऑप्शनों में यदि आपको तुक्का ही लगाना है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं आ रहे वो दोनों के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं पता, आपको कुछ तो करना है ना, तो दोनों ठीक या दोनों गलत, इन दोनों के होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां किन निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत होती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां किन निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत होती हैं। वृत्त संबंधी विश्वविद्यालय, अप्रभावी विनियामक व्यवस्था, सीमित शिक्षक और संस्थानिक स्वायत्तता, शोध पर बल। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां किन निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत होती हैं। वृत्त संबंधी विश्वविद्यालय, अप्रभावी विनियामक व्यवस्था, सीमित शिक्षक और संस्थानिक स्वायत्तता, शोध पर बल। अब बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
इसके अलावा देखो सॉरी, यहाँ पर दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, शोध पर बल, डी है शोध पर बल, और ई है दक्ष योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और फैकल्टी सदस्यों की बढ़त। अब यहाँ सही आंसर क्या होगा, प्लीज एक बार जरूर बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? व्हाट इज द राइट आंसर एट हेयर? बताओ सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही आंसर होगा ए, बी और सी। देखो, वृद्ध संबंधी विश्वविद्यालय, अप्रभावी विनियामक व्यवस्था, सीमित शिक्षक और संस्थानिक स्वायत्ता यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं जस्ट आगे, इनको आपस में मिलान करना है, ठीक है, और बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी। बात मैं ऑलवेज ये बोलूँगा, यहाँ चीटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर करके आप कुछ नहीं हासिल करोगे। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, गौतम, कणाद, कपिल, जेमिनी। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर ये बीच में, इसका इसलिए मैं खुद बता देता हूँ। सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। यहाँ पर ये चार होंगे, सांख्य, कपिल से, न्याय, गौतम से, वैशेषिक, कणाद से, पूर्व मीमांसा, जैमिनी से। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वह देश जहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है, बताओ। मैं हायर एजुकेशन में ये पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान कौन से देश में है, उसके बाद कौन से देश में है, और सबसे कम कौन से देश में। सबसे कम नहीं मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों को मैंने बताया था यहाँ पर। वैसे तो आपके दिमाग में तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट चलने चाहिए, तीनों के तीनों देश चलने चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन से देश में, उससे कम कौन से देश में, और उससे कम कौन से देश में है। देखो यहाँ पर आएगा आंसर भारत में। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत, अमेरिका और चाइना में है। भारत, अमेरिका और चाइना। निम्नलिखित को उनके गठन क्रम के कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। वुड का डिस्पैच, मिनटस, मेकाले, कार्यवर्त, हॉर्टोंग आयोग, सैडलर आयोग, सोर्जेंट आयोग। अब इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा आयोग आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, और उसके बाद कौन सा आया था। इनको एक सिस्टमेटिक वे में आपको जमाना है, सेट करना है। हॉर्टोंग आयोग, सैडलर आयोग, सोर्जेंट आयोग, मेकाले कार्यवर्त जिसको मिंटस बोलते हैं, और वुड्स डिस्पैच। इनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर सही आंसर होगा CEBAD, मेका कार्यवर्त जिसको हम मिंटस बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर है, वुड्स का डिस्पैच सेकंड पर आ जाता है। इसके अलावा सैडलर आयोग थर्ड पर आता है यहाँ पर, हॉर्टोंग आयोग फोर्थ पर आता है यहाँ पर, और सोर्जेंट आयोग 5 पर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही क्रम होगा कि सबसे पहले वुड का डिस्पैच आया था जिसको हम मैग्नो कार्टा बोलते हैं, उसके बाद सॉरी मैकाले कार्यवर्त आया था जिसको हम मिंटस बोलते हैं, उसके बाद वुड का डिस्पैच आया था जिसको हम मैग्नो कार्टा बोलते हैं, उसके बाद में सैडलर आयोग आया था, फिर हॉर्टोंग आयोग आया था, और फिर सोर्जेंट आयोग आया था। अब देखो यहाँ पर इसकी जो डेट है ना वो आपको खुद को अपने दिमाग में रिपीट करनी है कि ये कब कब आए थे। ठीक है, इनकी डेट आपको खुद को अपने दिमाग में रिपीट करनी है कि कब कब आए थे ये आयोग। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? इन निकायों में से कौन सा निकाय है जो सांविधिक है? नैक है, NMC है, NCERT है, AICTE है, या NCTE है? कौन सा निकाय सांविधिक है? नैक, NMC, NCERT, AICTE और NCTE। पांचों में से आपको बताना है कि कौन सा निकाय सांविधिक है। नैक, NMC, NCERT, AICTE और NCTE। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है ए और देखो NCERT और नैक, ये क्या सांविधिक निकाय है। अब आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जैसे ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब इनकी फुल फॉर्म आप बताओ भाई।
आपने तो पढ़ रखा है ना, मैंने पढ़ा रखी है सारी चीज़ें, इनकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, आपको अब अपने दिमाग में रिपीट करना है कि नेक किस तरीके का काम करता है, एआईसीटी किस तरीके का काम करता है। एआईसीटी ने एनबीए की स्थापना की थी, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों किस तरीके के काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा असिस्टमेंट का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। एनसीईआरटी किस तरीके का काम करता है, ये आपको बताना है। एनसीटी कौन से एजुकेशन या कौन से फील्ड से संबंधित है, ये भी आपको रिपीट करना है। देखो यहाँ पर मैं बता क्यों नहीं रहा, वरना इनको मैं थोड़ा डिटेल से समझा सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि आपको खुद को करना है ये काम। ये मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ना, यदि इनको भी मैं खुद समझा दूंगा यहाँ पर तो फिर आपका पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। तो आपको खुद को अपने दिमाग में रिपीट करना है, इनको समझना है और आपको खुद को याद करना है। यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य से के लिए की गई थी, यूजीसी की स्थापना क्यों की गई थी, क्या कारण थे जिसका हमें ऐसा लगा कि यूजीसी की स्थापना होनी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान का वितरण करना, संघ तथा राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। तो यूजीसी की स्थापना के उद्देश्य बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसको लेकर हमें ऐसा लगा कि यूजीसी की स्थापना करनी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान का वितरण करना, संघ और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। अब यहाँ पर इन पांचों में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक होगा। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सही आंसर हो रहा है बी डी ई। बी डी ई यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण, देखभाल करना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का वितरण करना, संघ तथा राज्य सरकारों संघ और राज्य सरकारों के बीच में, देखो संघ सरकार, राज्य सरकार और उच्च शिक्षा आयोग, इसके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करना। ठीक है, इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करना, ये सबसे मेन उद्देश्य थे किसके, यूजीसी के। तो यूजीसी के सबसे मेनली उद्देश्य क्या हुआ, संघ सरकार, राज्य सरकार तथा हायर एजुकेशन के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करना। ठीक है, अब इसके अलावा आप खुद भी बताओ कि यूजीसी के और कौन कौन से उद्देश्य थे, ऐसे कौन कौन से टारगेट थे जो यूजीसी से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन यदि आप गलत कर रहे हो ना तो फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, कोई मतलब नहीं था आपका पढ़ने का, यदि आप यहाँ से इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। यदि ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, आप पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने का। मैंने बहुत गजब तरीके से, एक तरीके से याद करने का मैंने तरीका बताया था, बहुत शानदार वाला, जिसमें आप केवल इन नामों से याद कर लोगे, केवल इन नामों से। देखो, AICTE तकनीकी शिक्षा से संबंधित, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस से संबंधित, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफी रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यहाँ पर हिस्टोरिकल, इतिहास, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब इस तरीके से आपको केवल याद करना है। तो ये था, आज की इतनी क्लास होगी और उसका कारण, चलो ये और बता दो एक बार आप। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकता है 1 वर्ष की अवधि का, 2 वर्ष की अवधि का, 3 वर्ष की अवधि का, 4 वर्ष की अवधि का, 5 वर्ष की अवधि का। बताओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ग्रेजुएशन कितने साल की हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर यह भी बताया था कि 1 साल वाली, यदि 1 साल पढ़कर हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमें क्या कहेंगे उसको, 2 साल पढ़कर ड्रॉप कर देते हैं तो क्या कहेंगे, 3 साल पढ़कर ड्रॉप कर देते हैं तो क्या कहेंगे। इस तरीके से भी मैंने इसको समझाया था आपको हायर, जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया था। भाई इसमें क्या होगा,
1 साल, 2 साल या 5 साल? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। 1 साल, 2 साल या 5 साल। तो इस तरीके से ये हमारा आज का ये कंप्लीट हो चुका आज का क्लास। अब आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये बताना प्लीज़ ज़रूर, सारे के सारे कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।